वो हर एक की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद जाते हैं स्कूल में, स्कूल के बाद जाते हैं कॉलेज में, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में और फिर कहीं नौकरी करते हैं तो आपके बैचमेट होते हैं। जब स्कूल में रहते हैं या कॉलेज में रहते हैं तो आपके क्लासमेट रहते हैं। तो क्या जो भारतीय समाज है, जो हिंदुस्तान का कल्चर है, उसमें किस मुद्दे को अहमियत दी जाती है? या क्लासमेट बड़ा है या कास्टमेट बड़ा है? मैं आपको तजुर्बे के साथ कह सकता हूं कि चाहे आप आईएएस बन जाएं, लेकिन आपकी जाति नहीं बदलती। इसीलिए ये जो यूजीसी के नियम आए, जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे, उनको मात्र 16 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा उसको स्टे कर दिया गया। और कैसे एक डोमिनेंट कल्चर बनाया जाता है और उस डोमिनेंट कल्चर में लोग बर्बाद हो जाते हैं कि ये शायद हमारे दोस्त हैं। आपका दोस्त कोई नहीं होता। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है और वो है कास्ट, और कास्ट मेट ही होते हैं। क्लासमेट की शायद तभी तक अहमियत रहती है जब तक आपका क्लासमेट जो है वो किसी बड़े ओहदे में नहीं पहुंच जाता, आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता। क्योंकि जब मदद के लिए लोग आते हैं तो वो फिर आपकी जात नहीं देखते हैं, फिर वो समझते हैं और देखते हैं कि भारतीय समाज में क्या अहमियत रख। तो ये जो जितना भी था वो जनवरी 26 में ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और सिर्फ 16 दिन लगे इस नोटिफिकेशन को स्टे करने के लिए। और इसी से पता चल गया कि जो हमारी कॉलेजियम जुडिशरी है वो कितनी ही इंक्लूसिव है, क्या डाइवर्सिटी है उसमें, और कैसे आपके क्लासमेट से लेके जुडिशरी तक सब लोग एक सवर्ण कल्चर बनाए हुए हैं और आपको सिर्फ झूठा एक दिलासा देते हैं कि हम आपके क्लासमेट हैं। कोई क्लासमेट नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही हकीकत है और वो है कास्ट में। ये जो डोमिनेंट, जिनको 50%, 60% जनसंख्या होने के बाद भी आज भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको देना पड़ेगा। और चाहे आज नहीं तो कल ये काम तो होगा। तो शुरू करते हैं कि ऐसे ही आपको जब कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपसे बड़े बड़ी चीज़ें कही जाती हैं और ये सब जो हैं एलीट स्पेसेस हैं और इनमें एक डोमिनेंट कल्चर जो आपको बताया सवर्ण का रहता है। अब आपको एक बानगी देते हैं कि जो एसटी की सीट हैं, जो रिजर्वेशन है, उसमें 83% अनफिल्ड हैं और इसके इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू होने के बाद एक नया शगुफा आया है जिसको कहते हैं एनएफएस, नन फाउंड सूटेबल। तो सूटेबल तो कोई नहीं है, तो आप भी सूटेबल नहीं हैं दोस्ती के लिए। तो आगे चलते हैं। जनवरी 13, 2026 को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये कहा गया कि आपको इक्विटी सेल्स और ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। करिकुलम में मैंडेटरी सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। और अकाउंट किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है, इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के, वो सब डिस्क्रिमिनेशन को लागू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बना रहे। इसीलिए इतनी जद्दोजहद की गई, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी से इनको परहेज है। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप चोरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको लॉ का डर क्या है? ये तो वही हो गया कि हम मर्डर करेंगे, लेकिन मर्डर के लिए कोई कानून ना आए, कोई अकाउंटेबिलिटी ना फिक्स हो। तो ये है आपका जो डोमिनेंट कल्चर है
आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो ये जो आया नोटिफिकेशन, इसके पीछे की कहानी ये है कि इसमें कई लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन सहा। उसमें जो मेन लोग थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो है रोहित वेमुला का नाम आता है, जिसके खिलाफ लोगों ने पार्लियामेंट में भी आवाज़ लगाई। तो वो जो सिलेंड्रेला हैं, उन्होंने कहा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। हालांकि बिहेवियर तो बहुत अच्छा उनका भी नहीं था। और उसके बाद दूसरा जो केस आया, वो आया पायल ताडवी का 2019 में। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ये आखिर ये नोटिफिकेशन जो है वो आया क्यों। ये नोटिफिकेशन इसलिए आया क्योंकि 118% इंक्रीज इन कंप्लेंट हुआ। तो ये जो 118% इंक्रीज हुआ, इससे ज़रूरी हो गया कि अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये स्टे लगा के ये कह दिया गया कि आप अपनी ग्रीवेंस अपने पास रखें और घंटे की ग्रीवेंस रखें और घंटे का जस्टिस रखें। हिंदुस्तान में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो रेगुलेशंस थे वो इसी का रिस्पॉन्स थे। जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही है, जहाँ पे करीब 80% लोग डोमिनेंट कास्ट के वो वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पे न्याय कैसे होगा। वहाँ पे न्याय लाने के लिए ये नोटिफिकेशन लाए गए। लेकिन शायद लोगों को पसंद नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो। लोग चाहते आप मरते हैं तो आप मरते रहिए। अब ये जो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, वैसे ही अब ये जितने भी एलीट क्लास हैं, खासकर दिल्ली का जो खान मार्केट गैंग है, उसने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन एक दाखिल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इन्होंने ये आर्गुमेंट रखा कि इक्विटी मेजर जो हैं वो डोमिनेंट कल्चर को थ्रेटन कर रहे हैं। डोमिनेंट अब मात्र 16 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया और इन्होंने कहा कि ये जो है इसमें वेगनेस है एंड पोटेंशियल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ये देखिए, 16 दिनों के अंदर ये नोटिफिकेशन जो है वो कूड़े के ढेर में चला गया और इसका कोई एनफोर्समेंट नहीं हो पाया। ये बात समझने की है कि इस सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कौन भाई, जो 70% पॉपुलेशन है वो तो अपना वकील कर नहीं सकती, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन कुत्तों के लिए बड़े बड़े लॉयर लिए आ जाते हैं कुत्तों की तरफ से। पता नहीं, स्ट्रे डॉग के एक बहुत बड़े लॉयर हैं, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं। एक पार्टी से राज्यसभा एमपी हैं जो पीडीए की बात करती है, लेकिन जब राज्यसभा का एमपी बनाना होती है तो जो कुत्ते की तरफ से पैरवी करते हैं उन सुप्रीम कोर्ट लॉयर को लाती है। तो खैर, ये उनकी मर्जी है। तो अब हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है क्योंकि कानून पे इन 70% लोगों का कोई राज नहीं है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें कोई भी जज शायद ही किसी ओबीसी एससी एसटी वर्ग से हो। और ये मैं ब्राह्मण था, क्योंकि आम जनता जो है वो तो इन 70-80 परिवारों का जो ये आर्बिट्रेशन सेंटर है वही डिसाइड करेगा कि हिंदुस्तान में अब होना क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, बातें तो बहुत की जाती हैं, बातें की जाती हैं ईएसजी की, बातें की जाती है इक्विटी की, बातें की जाती है डाइवर्सिटी की, लेकिन डाइवर्सिटी कहीं दिखती नहीं है। डाइवर्सिटी की बात अगर करनी है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में करो मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी एससी एसटी जज कहाँ हैं और हर फैसला क्यों इन। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए कि कैसे इसको किया गया। अब थोड़ा सा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी देखते हैं कि वो क्या उनमें क्या कितना जो है वो इक्विटी है या डाइवर्सिटी है, इंक्लूजन है।
तो आप देखिए कि इसमें जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज थी, इंक्लूडिंग आईआईटी, आईएम, इन्होंने सब ये लॉबी किया कि ये रेगुलेशन उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, क्योंकि वहाँ पे 98% जो फैकल्टी है वो जनरल कैटेगरी की है। जहाँ पे 98% कैटेगरी के लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को जस्टिस पाना और उनको न्याय पाना असंभव है, असंभव। तो ये जो है, ये अपनी स्पेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये डाइल्यूशन ऑफ प्रेस्टीज है। इक्विटी की बात जहां होती है वहां पे जो है, इनको याद आ जाता है कि मेरा तो बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, देखने में अच्छे नहीं होते। तो अरे भैया, तुमने देखा नहीं है तो हम क्या करें? कभी आओ अपनी आईआईटी से बाहर, इंजीनियरिंग। अब इस तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो चिल्लाता रहता है, और कहने को तो लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन उसको सवर्ण मीडिया कहना चाहिए। गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो सवर्ण हैं, और यही 98% को बिलोंग करते हैं। तो उनको कहने में दिक्कत होती है, इसलिए किसी और को बदनाम ना करो, प्रधानमंत्री को बदनाम ना करो, अपनी जाति देखो क्या है, देखो कि वहां पे क्या है। ये जो उन्होंने कहा कि मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया, नैरेटिव क्या था? अपर कास्ट फ्लाइट वर्सेस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इरेजिंग द सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन। तो ये जो नैरेटिव है, ये आपके घर तक पहुंचाया जाता है। और इस मीडिया को फंड कौन करता है? इस मीडिया को 100% फंड करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पैसा अपने बाप का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर मनी का पैसा है। तो ये जो मीडिया है ये फंडेड बाय पीपल है। इसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा, आपको एक एक चीज सिखाएंगे कि कौन मीडिया हाउस कितना सरकारी पैसे से चल रहा है। तो ये जो मीडिया है, ये जो है, ये कैसे आपके बच्चों के भविष्य के बारे में खेलता है। और रोज सवेरे आप जो है वो अखबार खरीद के पढ़ते हैं, कम से कम अखबार खरीदना ही बंद करिए। अब इसमें मजेदार बात तो ये आई कि ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो जानबूझ के ये बिल लेकर आई, एक झुंझुना दिखाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी को, कि लो भैया, मैंने आपके लिए अब बहुत कुछ कर दिया है। और साथ ही उसने जो है, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो चुप्पी साध दी। ऐसा लगा कि इसमें जो है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया, एंड दे वर ब्रदर इन आर्म्स। किसी ने भी विरोध नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान चुप रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ने ना इसको मुद्दा बनाया। तो ऐसा लगता है कि सबकी सहमति थी कि ये एक स्वांग रचा जाएगा। एक, चाहे आप जितना कहिए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी हैं, अरे भाई वो इंजीनियर्ड ओबीसी हैं। गुजरात में जो है बिजनेसमैन होते हैं, ओबीसी किसान होता है। तो ये जो इंजीनियर्ड ओबीसी की बात ऐसा रखी गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में स्टे तो करा पाए। आगे बढ़ते हैं। अब इस अपने ओबीसी प्रधानमंत्री इसका वो बनाए तुम्हारे लिए। वैसे ही ईडब्ल्यूएस तो उन्होंने दे ही दिया है, जो जिसमें सारे फर्जी सर्टिफिकेट लगा के लोग आईएएस बन रहे हैं और कोई जांच नहीं हो रही। तो ये भी बनाओ, मना किसने किया? हम तो तैयार हैं आए उनके लिए। वो चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बादस्तूर कायम रहे, और आप डिस्क्रिमिनेशन फेस करें, उससे जूझें, आपकी प्रोग्रेस हैम्पर हो, और आप घंटा बजाएं मंदिर में। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। इस जो बिल के खिलाफ एजिटेशन था, वो सवर्ण ने भी किया और ओबीसी ने भी किया। तो अब आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े दिखाएंगे कि कैसे कैसे एक तरफ जो जितना एग्जीक्यूटिव है वो सवर्ण एजिटेशन को प्रोटेक्ट करता है, उसको हाइप करता है, उसको होने देता है, और कैसे वो ओबीसी या एससी एसटी के एजिटेशन को दबाता है, इसका पूरा आंकड़ा आपको देंगे। अब एक केस स्टडी लेते हैं। सितंबर 2025 में
एक सेव मेरिट रैली हुई दिल्ली में। इसमें करीब कहा जाता है 50,000 लोग आए। इनकी परमिशन जो है ग्रांट कर दी गई विद इन 48 आवर्स। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट से रामलीला मैदान को गए और स्पीकर्स अलाउड टू क्रिटिसाइज यूजीसी। इसमें कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, 0 एफआईआर फाइल्ड। और इनकी 2 हफ्ते बाद ही एक जस्टिस फॉर ओबीसी सिट इन हुआ दिल्ली में। क्राउड साइज, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं हो रहा था। यहाँ 5,000 लोगों से सिक्योरिटी कंसर्न होने लगा, क्योंकि जब ओबीसी एससी एसटी हक की बात करता है तो सिक्योरिटी कंसर्न होने लगता है। और पुलिस एक्शन जो है वो राइट गियर के साथ मौजूद थी, और जो लीगल आउटकम हुआ 112 अरेस्ट हुई। तो अब आपके सामने जो है ये बिल्कुल क्लियर है कि सारी सरकार, सारा एग्जीक्यूटिव आपको दबाना चाहता है, आपकी आवाज को दबाना चाहता है, आपके जस्टिस को दबाना चाहता है, और चाहता है आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता रहे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही और आईपीसी की धारा 153 में जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है, और कहा जाता है कि आपने शांति भंग की कैंपस की। आप तो स्टूडेंट ही नहीं हैं, आप तो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, आप नेतागिरी कर रहे हैं। अरे भैया, नेतागिरी करनी पड़ेगी अगर जिंदा रहना है ओबीसी एससी एसटी को। अगर नेतागिरी नहीं करेंगे तो घर से उठा के मार देंगे। तो नेतागिरी तो करनी ही पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। आप चाहे जितने मुकदमे दायर करो, लेकिन जब आदमी की मौत पे बन जाएगी, जब उसकी जिंदगी भी बन जाएगी, तो वो करेगा ही ये सब। तो ये देखिए किस तरीके से एक पूरा सिनेरियो आपको दिखाया हुआ है कि कैसे। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया यहाँ पे 10 लाख आएंगे तो कहेगा कि 10 लोग आए थे। अरे ये तो फ्लॉप शो था, बेकार था। तो सबसे पहले मीडिया में और जुडिशरी में सहभागिता के बगैर इक्विटी पॉसिबल नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड जो है उसकी एक मैट्रिक्स है, जिसको आप देखिए कि कैसे जो है दोनों प्रोटेस्ट को आप एक चार्ट में देखिए कि कैसे इसको डील किया जाता है। कैसे जो है जो सवार्न प्रोटेस्ट होती हैं उनको लीगलाइज प्रोटेस्ट दे दिया जाता है, क्योंकि उनको परमिशन ग्रांट कर दी जाती है। यहाँ पे प्रोटेस्ट को अनलॉफुल बना दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई आपको परमिशन तो दी नहीं है। पुलिस प्रेजेंस जो होती है इनकी रैली में, इनके प्रोटेस्ट में, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करती है और बहुत फैसिलिटेट करती है कि भैया तुम जो है अपनी आवाज उठाओ, हमारे से जो बन पड़ेगा हम कर रहे हैं, राजा भैया ऐसा करो। और अगर ओबीसी प्रोटेस्ट होती है तो वहां पे राइट गियर के साथ हेलमेट लगा के ऐसा लगता है जैसे पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है। भाई पुलिस से इसका क्या लेना देना है, लेकिन तब भी रहती है। पोस्ट इवेंट एक्शन में कोई फॉलो अप नहीं होता है, और उसके बाद फिर ओबीसी में आपके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। आपको मालूम ही होगा कि कौन एक शर्मा थी जो वो लाठी लेकर आई थी दिल्ली में जेएनयू कैंपस में। वो आज तक मिल तो नहीं पाई है पुलिस को। तो हो सकता है भाई उनके अपने लोग हैं, वो कहाँ मिलते हैं। तो एक जो है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने जो है एक जो है रिसर्च किया, और उसमें ये कहा है उन्होंने, कोट, सीनियर ऑफिसर्स प्राइवेटली साइटेड गवर्नमेंट एडवाइस टू अवॉइड एंटेगनाइजिंग सवर्ण ग्रुप्स ड्यू टू पॉलिटिकल क्लाउड, ओबीसी एजिटेशंस फ्रेम्ड एज पोटेंशियल लॉ एंड ऑर्डर रिस्क। तो जो ये ओबीसी प्रोटेस्ट है वो पोटेंशियल लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है, और ये जो सवर्ण प्रोटेस्ट होता है वो होता है भाईचारा लाने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे जो है एक सिस्टम, डबल स्टैंडर्ड। एक ही सिस्टम है, एक ही पुलिस वाले हैं, एक ही गवर्नमेंट है, लेकिन आप देखिए कि क्या आपके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जितना भी ये कहा जाता है वो कहा जाता है कि भाई ये जो है ना, हम जो है मेरिट को प्रिजर्व कर रहे हैं,
ये मेरिट डिफाइन कौन कर रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है? और रिसर्च ये कहता है कि देयर इज अ 12% डिक्लाइन इन ओबीसी फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। कितने वीसी जो हैं उत्तर प्रदेश में या और स्टेट में जो है ओबीसी एससी एसटी? बहुत ही कम। ये जो है, ये जो सोर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर दलित स्टडीज 2025 की एक रिपोर्ट है। इसमें आप देखिए कैसे ये कम होता जा रहा है। और जो फैकल्टी जब तक तो ये जो है, ये एक आखिरी कोट मेरी तरफ से है। द अलाइनमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव रोल बैक, पॉलिटिकल साइलेंस एंड सेलेक्टिव एनफोर्समेंट हैज नॉट जस्ट stalled equity, it has institutionalized a hierarchy where merit is protected by the state and justice is policed by it. आप देखिए ये जो मेरिट है, ये सो कॉल्ड मेरिट, ये जो सो कॉल्ड मेरिट है, ये जो मेरिट है इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इसको स्टेट प्रोटेक्ट कर रहा है। ओबीसी इंजीनियर्ड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जस्टिस इज पुलिस्ड बाय। जस्टिस में कौन है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, जहां आपकी संख्या है ही नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज कोशिश ये की गई कि आपको ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे ये जो फेक आपके क्लासमेट्स और बैचमेट्स होते हैं उनको सही से पहचानिए, अपने लोगों को पहचानिए, हक के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि मरना तो उनको भी है जिन्होंने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। वो कोई अमर नहीं होंगे। जय हिंद।